कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, है ना। तो क्विक रिवीजन 2-3 मिनट में कल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। दो शेल होती है, दो हाफ शेल होती है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल एंड रिडक्शन हाफ शेल। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड हमेशा नेगेटिव किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में। कैथोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनेगी, एक रिडक्शन हाफ शेल बनेगी। ऑक्सीडेशन हाफ शेल हमेशा किधर रखी जाएगी? लेफ्ट में, मतलब एनोड ऑलवेज लेफ्ट और कैथोड हमेशा राइट में। उसके बाद हमने शेल कंस्ट्रक्ट की, सोल्ट ब्रिज, उसके फंक्शन पढ़े। सोल्ट ब्रिज क्या काम करता था? टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ शेल्स। ठीक है, इट इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात की कि भी जो सेल हमारी बनी उसने कितना पोटेंशियल जनरेट किया। मीनवाइल हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में पढ़ा, उसका डिफरेंस आपने याद करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई, वो किस बेसिस पे पढ़नी है? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स हैं उनकी सारों की लगभग क्या होगी? नेगेटिव, हाइड्रोजन जीरो, और उसके नीचे आपकी कुछ मेटल्स पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें कॉपर, एजी, एयू, पीटी। उसके अलावा सारे नॉन मेटल्स है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अब यहां से कनेक्ट करके आगे चलेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि Li चाहता है ये करना, Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने इसका क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। जब ये ऐसा कर रहा था तो इसकी ई नॉट वैल्यू थी 3.05 वोल्ट, लेकिन हमने तो ये पढ़नी नहीं है। हमने क्या पढ़नी है? हमने इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हमने पढ़ना है भाई ये। तो हमने क्या किया? कोई बात नहीं, ये पढ़ लेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -3.05 वोल्ट। अब ये हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है माइनस में इतनी, मतलब ये क्या चाहता है? क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ये काम करना चाहता है, क्योंकि हम जबरदस्ती ये पढ़ रहे हैं। तो हमने तो अपने हिसाब से पढ़ लिया, लेकिन इसकी टेंडेंसी तो यही रहेगी हमेशा। तो इसकी टेंडेंसी क्या? ऑक्सीडाइज होने की। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी है? तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? Li, लिथियम। और Li अकेला डायरेक्ट काम ना करके क्या करता है? LiAlH4 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसके अलावा लिथियम के नीचे कौन सा मेटल आता है? सोडियम। तो उससे रिलेटेड एक और रिएजेंट हमारे पास NaBH4। ये दोनों आपके स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माने गए। ऐसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, फ्लोरीन क्या चाहता है? F प्लस इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव, और ई नॉट वैल्यू क्या थी इसकी? +2.87। अब ये प्रोसेस क्या है इसका? बताओ भाई, ये क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और ये पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यूज है ये प्रोसेस करते हुए, इलेक्ट्रॉन लेते हुए। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कौन हुआ हमारा? फ्लोरीन। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डी एंड एफ जब हमने पढ़ा होगा तो डी एंड एफ में दो चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक CFT यूज करके आता है EG और T2G के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें आप देखोगे इन टेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो वो आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। आपको वैल्यूज दे दी जाएगी, बता अरेंज करो। तो आपने देखना, जो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सी वैल्यूज? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, चलो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई, आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, हमने कल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर ली थी थोड़ी सी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो हमने देखा कि हमारे पास एक होती है कंडक्टिविटी, जिसको हमने नाम दिया था भाई कप्पा, के बना के ऐसे घुमा देना कप्पा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कंडक्टेंस, जिसको हमने नाम दिया था भाई जी। और हमने इनके रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए थे भाई, इसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ, कैसे होगा वो सब, ठीक है। तो कप्पा का रिलेशन क्या आया था हमारे पास? देखो, कप्पा क्या थी? बेसिकली कप्पा थी आपकी 1/ρ, 1/r/a ऊपर L बना दो, यही तो होता है। और ये क्या बन जाएगी आपकी? 1/r और 1/मीटर, ये हो जाएगा। तो इसको हमने नाम दिया था भाई ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या इसी को क्या कर सकते हैं हम? साइमंस मीटर इनवर्स। और इसका अगर रिलेशन बनाना चाहे तो 1/r क्या है? जी है। तो हमारे पास कप्पा आ गया था भाई जी, और GL/A लिख लो पूरा ही, है ना, GL/A, या तो G/L हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, है ना। दूसरी तरफ कंडक्टेंस हमारा क्या था भाई? कंडक्टेंस था 1/r, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/ρ/L/A, ये आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ और A/L। तो यहाँ पे 1/ρ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कप्पा को। और A/L फिर से क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो अगर यूनिट की बात करें तो रो की यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स। तो ओम मीटर बन जाएगी इसकी यूनिट।
तो इसके आपका रिलेशन बन जाएगा कप्पा ए बाय एल। अच्छा, इस कप्पा जी एल बाय ए को एक और नाम दे दिया था जी इंटू जी स्टार, जहां पे जी स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है इसको, और ये क्या हमारा सेल कांस्टेंट। और मैंने बताया था सेल कांस्टेंट का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंटेनर इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज एनक्लोज्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि जो आप जिस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी लेंथ का, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नीचे का जो उसका सर्कुलर एरिया है उसके रेशियो को, जो एक कांस्टेंट ही रहता है, एक बिकर है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब लेंथ आप बढ़ाते जाओगे तो चेंज होगा, लेकिन एक फिक्स लेंथ 1 यूनिट के लिए वो हमेशा रेशियो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है कि भाई ये जो आपकी कंडक्टिविटी है इसके कितने टाइप्स हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट अभी डेफिनेशन आती है, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, रट नहीं सकते इसको, तो ध्यान से समझना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया मेरे पास, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाय ए। अब मैं आपसे कहूंगा भाई डिफाइन कप्पा, कोई भी डिफिनेशन अगर आ जाए इस तरह से तो आपको क्या करना होता है, एक चीज जो डिफाइन करनी होती है एक तरफ रखनी है, बाकी चीजें दूसरी तरफ, उनमें एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सबको वन कर दो। अब कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट का फिक्स है, जैसे रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द conductance offered by an electrolyte which is enclosed in a container of 1 unit length and 1 unit area of cross section। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, मान लो ये 1 यूनिट लेंथ है हमारी, जो ऐसे बिकर में रखा हुआ है जिसकी 1 यूनिट तो लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी आपका कंडक्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टिविटी। याद करो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को तो ये डिफाइन किया था, रेजिस्टिविटी में भी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये है क्या, दिस इज सिंपली 1 यूनिट क्यूब वॉल्यूम। ये 1 यूनिट वॉल्यूम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया इंटू लेंथ एक है सारा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब बुक्स में पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी कि ये क्या लिखा, कंफ्यूज होना, तो उसको अभी क्लियर कर लो। क्या होता है इस डेफिनेशन में, 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब कंटेनर आप लैब में कैसा रख सकते हो, मैं कहूंगा 5 यूनिट लेंथ चाहिए मेरे को, तो 5 यूनिट लेंथ पॉसिबल है, बिकर आमतौर पे आप देखोगे तो लंबे ऊंचे होते जाते हैं, लेकिन मैं कहूं 5 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आमतौर पे मैंने 1-2 बुक में देखा है कि वो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे ना मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट, उसमें ज्यादा दिक्कत है, इसमें यही क्लियर कर लो। हम आप एक्सप्लेन करते टाइम, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम फिक्स कर लो, चेंज केवल लेंथ करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रखो 1 यूनिट। अब कुछ भी चेंज करना है तो लेंथ, हम भी करके हाइट बढ़ाएंगे, नीचे उतना ही रखेंगे, पेंदा उसका उतना ही रखेंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी दोनों है कि भाई उसको बढ़ाते रहो, इसको फिक्स कर दो। बात तो वॉल्यूम तो उतनी, बात वॉल्यूम की होती है ना, तो वॉल्यूम में तो कोई भी फैक्टर आप चेंज करो चेंज हो ही जाएगा। तो बुक्स में थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है, अलग अलग तुम पढ़ते हो, किसी ना किसी बुक्स में मिलेगा, मैंने एक आधी पढ़ी है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी लिखा हुआ, उसको तो मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रखो, लेंथ चेंज करनी है, डाइल्यूशन पढ़ेंगे तब। अभी के लिए कैसे डिफाइन करोगे, कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर, यूनिट इसकी हो गई है। अब बोला, ध्यान से देखना कि भाई कंडक्टिविटी की टाइप्स क्या क्या है, इस कप्पा की टाइप्स क्या क्या है। तो बोला भाई कप्पा है ना, इसकी 2 टाइप्स है, एक को बोला गया मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरे को बोला गया, क्या बोला गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया गया लैम्डा एम से, इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट किया गया लैम्डा ए क्यू से। फॉर्मूले और यूनिट के बाद बात बाद में करेंगे, पहले समझो कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें क्या फिक्स था, लेंथ फिक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर। वॉल्यूम कैसे फिक्स किया, लेंथ और एरिया को यूनिट करके, ये भी याद रखना। अब बोले मोलर कंडक्टिविटी क्या मतलब है, तो बोले मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है आप एक कंटेनर लो, कैसा कंटेनर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करना है आपने 1 यूनिट स्क्वायर फिक्स कर, एंड एनी लेंथ एल, कोई भी लेंथ क्या लिया आपने एल। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये बिकर है ना, नीचे से फिक्स कर दिया 1 यूनिट स्क्वायर, अब जो मर्जी जितना मर्जी पानी डालना डालो, ऊंचाई तक भरते जाओ। एरिया फिक्स है, लेंथ फिक्स नहीं है, मतलब
वॉल्यूम फिक्स हुआ क्या? वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो दूसरी चीज क्या फिक्स की इन्होंने? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी 1 मोल। समझो इस चीज को, इसमें दोनों चीजें फिक्स थी, हर एक में दो चीजें फिक्स करनी है आपने, याद रखें, थोड़ा सा आसान हो जाए। लेंथ भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। अब इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जितना भी डालना है, जो भी आएगा वो क्या होगा? कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी में बोला भाई एरिया फिक्स कर लिया, अब पानी जितना डालना है, जितना भरना भर दो, भर दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट क्या रखना है? इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डालना है। मान लो NaCl डालना है तो 1 मोल NaCl डालो। 1 मोल का मतलब हो जाएगा 35.5 और 23 58.5 ग्राम नमक डालो। इसमें एक ऐसे बीकर में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है, उसमें डालकर जितना मर्जी पानी डालना डाल दो। इतना डालो, इतना डालो, इतना डालो, इतना डालो, जो भी डालना है डालो। उसके कारण जो भी कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। दो दो चीजें फिक्स करनी है। इसमें क्या फिक्स है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ कुछ भी, वॉल्यूम अपने आप बदल जाएगा। कंडक्टिविटी में भाई लेंथ भी 1 यूनिट, ये भी चेंज क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब 58.5 डालो, 35.5 डालो, 200 डालो, 1000 डालो, कंडक्टेंस जो भी आएगा उसका नाम क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसी कंडक्टिविटी कप्पा का ही दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है भाई, याद रखना। तो जब तक नाम कंडक्टिविटी आएगा अकेला, उसका मतलब कप्पा रहेगा हमेशा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा तो भी क्या रहेगा? कप्पा। अगर इसकी बात होगी तो ये नाम लिखा आएगा मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। अच्छा बताओ मेरे को, मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे कंटेनर में डाल दूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है और लेंथ भी 1 यूनिट तक पानी भर दूं और मिक्स कर दूं। अब इसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 यूनिट लेंथ है ये मेरे बिकर की, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और 1 ही मोल मैंने उसमें NaCl डाल दिया। तो इसकी जो कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? भाई स्पेसिफिक की भी तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में दोनों चीजें हो जाएंगी। स्पेसिफिक भी यही बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी यही बनेगी। अच्छा इसमें मैं वॉल्यूम आधा कर दूं तो, पानी 1 लीटर ना लेके आधी लेंथ कर दूं तो, अब ये मोलर बनेगा, अब स्पेसिफिक नहीं बनेगा। तो इनके अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में, और वो क्या था? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। अब भाई देखो कप्पा की यूनिट क्या है? ओम। क्या था आपका? साइमंस मीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट होगी साइमंस मीटर इनवर्स। 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है। मोलरिटी की क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? मोल इनवर्स। अच्छा लीटर को अगर मीटर क्यूब लिख दूं तो मैं, अब मोल पर लीटर था तो ऊपर आके मीटर क्यूब हो गया, तो इनको सभी को मैं वो करके कैंसिल करके क्या बना सकता हूं? साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसकी यूनिट हो जाएगी? मोल। लेकिन ये नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें किसमें मिलेगी? साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि बीकर के साइज मीटर में नहीं होंगे। लेकिन अगर हो तो गलत नहीं है, कोई बना सकता है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टेंस निकालो। ठीक है, यूनिट आई हुई है मोलर कंडक्टिविटी की कंडक्टेंस कर लोगे। इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना, 1 मोल जहां डाला था वहां क्या डालना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोल। अब वो क्या होता है वो एक अलग कहानी है, वो हम यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां एक H पॉजिटिव आ रहा है जैसे HCl HNO3, उनमें N फैक्टर 1 है, ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल नॉर्मल मोल सेम है। लेकिन जहां 2 H पॉजिटिव आ जाए H2SO4, वहां क्या करना है? N फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके बना दो, मोलरिटी और नॉर्मलिटी वाला है। तो कहने का मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी जो थी वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, बस कहानी का फर्क क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाय N नॉर्मलिटी। अब मान लो जैसे हमने किया था, ये 1 हो जाए, ये 1 हो गई तो कप्पा और ये बराबर हो जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हुआ भाई हमारा कंडक्टिविटी की टाइप्स, और कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखो हमने वैसे दूसरा जो वो था वो पढ़ लिया था, दूसरा था हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करनी है हमने। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये बात हमने कर ली थी। इलेक्ट्रोलाइट वो जो आयंस में डिसोसिएट हो, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो आयंस में ना हो, जैसे ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होनी चाहिए? फ्री आयंस होनी चाहिए, हमें बस वो चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोलाइट भी 2 प्रकार के होते हैं भाई। हाँ, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का क्या मतलब होता है? कमजोर। कमजोर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब आयंस में टूटना।
कमजोर इलेक्ट्रोलाइट कम टूटेगा, स्ट्रॉन्ग जल्दी टूटेगा। तो इसको मैं कह सकता हूं पार्शियली डिसोशिएट, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट पार्शियली इन द एक्वस सॉल्यूशन, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब मान लो मैंने यहां 100 मोल लिए किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के WE के, तो हमें पता चला हम इसमें मुश्किल से 10 तो क्या कर रहा है, आपके केटाइन दे रहा है और 10 आपका एनायन दे रहा है, और बाकी वापिस ये बन जा रहा है। या हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसके 100 मोल लिए, तो पता चला भाई 90 में तो तुरंत टूट गया ये केटाइन में, और 90 तुरंत किस में टूट गया, एनायन में। 10 वापिस बन रहा है, थोड़ा सा डाइल्यूट करो वो भी टूट जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट dissociate almost completely in the aqueous solution, whereas weak electrolyte dissociates partially in the aqueous solution। कुछ एग्जांपल की बात करें, देखो आपको बार बार एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा CH3COH, और यहाँ पे आपको HCl मिलेगा, NaCl मिलेगा, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग और वीक है। जहां मेटल नॉन ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं सारे वीक में चले जाएंगे, है ना, और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स बेस हैं सारे स्ट्रॉन्ग में है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, जैसे NaCl, NaOH और HCl का है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्लियर। कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, क्लियर, ठीक है। चलो अब हमने पढ़ना है बहुत काम का टॉपिक, अगर समझ में आया होगा तो उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल है, कहानी लिखनी पड़ेगी पेपर में, लेकिन वो तभी लिख पाओगे जब आता होगा। उल्ट सुल्ट लिखोगे, मतलब पहली लाइन में ही आपका आंसर पकड़ में आ जाएगा, इसको आता है या नहीं। और वो पहली लाइन फिक्स लिखनी इन सभी में, वो अभी हम बात करेंगे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, पहली लाइन फिक्स यही है, ठीक है। तो हमने पढ़ना है भाई, एक न्यूमेरिकल है, इसको बाद में करेंगे, कम कर लेते हैं, यहाँ पेज ऐड कर देते हैं कि नया, ठीक है। हमने पढ़ना है, टॉपिक पे ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ना है, नंबर A ऑन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा किस पे पढ़ना है, ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सभी में पहली लाइन कॉमन रहेगी, कुछ हिस्सा कॉमन रहेगा। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पहले बात, डाइल्यूशन का मतलब होता है भाई एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, बदलाव क्या आएगा, हम कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें क्या बदलाव आएगा। तो देखो हमें इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालेंगे, हमें पता चला कुछ हो गया, उससे क्या हुआ, फिर हमें पता चला आयन से ज्यादा हो गए, तो फिर क्या होगा, तो उसका क्या बढ़ेगा, कंडक्टेंस। तो पूरा जो टॉपिक बनेगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे ही ऑन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐड कर लेंगे। तो अब बात आती है कि भाई किस चीज पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था आप लोगों को, कंडक्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ आयंस पे और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। तो भाई नंबर ऑफ आयंस जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आप जब डाइल्यूशन कर रहे हो ना, तो मोबिलिटी तो बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो नंबर ऑफ आयंस घटते हैं, समझ रहे हो, उसको अभी कोरिलेट करेंगे हम। तो बोले कि भाई नंबर ऑफ आयंस का मतलब होगा फ्री आयंस, फ्री आयंस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही करंट कैरियर बढ़ेंगे, ज्यादा करंट जाएगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। मोबिलिटी का क्या मतलब है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि वो फ्री आयंस कितनी जगह में है। शायद मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया, जबकि इस रूम के अंदर मान लो आप 10 जनों को भगाए हम, तो आप कितना फ्रीली मूव कर पाओगे। इस रूम का साइज हम डबल कर दें तो कितना फ्रीली मूव कर पाओगे, अगर 10 ही हो तो मेरे ख्याल में सभी को पता है कि साइज डबल हो जाएगा, तो इंट्रैक्शन कम होगा, तुम्हारा आपस में टकरावट कम होगी, कम टकराओगे तो ज्यादा अच्छे से भागोगे। और ज्यादा कर दें, और फ्रीली इतना ज्यादा कर देंगे कि यहाँ भाग रहा है और उसको पता ही नहीं अगल बगल में और कहां भाग रहा है, इंट्रैक्शन जीरो, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आयंस को फ्री कर रहे हैं एक दूसरे से भी, एक दूसरे के इंट्रैक्शन, भाई दो आयंस मूव कर रहे हैं तो उनमें भी तो इंट्रैक्शन होता है, तो वो इंट्रैक्शन घट जाएगा तो वो बहुत ज्यादा आराम से, जैसे तपस्या करने जाते हैं पहाड़ों में, सब कुछ फोन वोन बंद करके, इंट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, मोहमाया ही नहीं रहेगी, है ना। तो जैसे अभी तुम सोशल मीडिया पे चल रहे हो, अभी आगे बाहर जाओगे तुम्हारे अंदर भी एक इंट्रैक्शन आएगा, अच्छा नहीं चलाना मेरे को, फेसबुक नहीं चलाना, फिर धीरे धीरे चलाओगे, फिर देखो अच्छा फलाने के 1000 ये हैं, मेरे 2000 हैं, उसके पास 1000 और ज्यादा हो। अब तुम्हें फोन ही बंद करके रख देते हो, किसी किसी 50 लाख हो रहे हो, तो मतलब ही नहीं।
तो जब एक आयन को इतना फ्री कर दिया जाए, इंटरेक्शन से इतना दूर कर दिया जाए कि वो एक दूसरे से मतलब ही ना, तो उस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस पे भी आएंगे कोलब्रुक लॉ। तो भाई नंबर ऑफ आयन्स अगर बढ़े किसी भी तरह से, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बढ़ेगा। अगर मोबिलिटी ऑफ आयन्स बढ़ी तो भी बढ़ेगी, लेकिन अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ आयन्स डोमिनेट करेगा। फिर इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था। मेरे पास एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो हमने मोल लिए इसके, हमने इसको पानी में डाला, पता चला हमारे पास आयन आया CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसको नाम याद रखो, बहुत काम की चीज है, बहुत बार आएगा, एसिटेट आयन, और ये आपका प्रोटॉन है। क्यों आएगा? Na लग जाएगा, सोडियम एसिटेट, है ना। जब कोऑर्डिनेशन में आएगा तो एज ए लिगेंड आएगा एसिटेटो। EDTA का नाम याद करोगे तो काम आएगा टेट्रा एसिटेट आयन, है ना। तो ये अच्छा आयन, मतलब काम का होता है एसिटेट आयन, CH3CO नेगेटिव। अब पता चला ये वीक था भाई, शुरू में ये 7 आयन ये बने, 7 ये बने, 93 में वापस आ गए आपके। अब मैंने और पानी डाला तो क्या हुआ, फिर से 7 टूट गए, फिर और पानी डाला, फिर से 7 टूट गए। अब मैं हर बार पानी डाल रहा हूं, नंबर ऑफ आयन्स हर बार बढ़ रहे हैं। कब तक बढ़ेंगे? जब तक 100 के 100 नहीं टूट जाएंगे। कब तक होगा ये? क्योंकि वीक है तो इतना पानी डालना पड़ेगा कि आयन्स उस मोबिलिटी में, उस पानी में एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। किस डाइल्यूशन पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली 100% डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि ऑन एवरी डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज। अब डाइल्यूशन हो रहा है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ रहे हैं, और डाइल्यूशन हो रहा है तो मोबिलिटी भी बढ़ रही है। तो हमें क्या पता चला? इन केस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्या मैं यहां कह सकता हूं कंडक्टिविटी इंक्रीजेस? कंडक्टिविटी कहते ही क्या हो जाएगा? कप्पा की बात होगी, लेकिन कप्पा के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हम नहीं कह सकते। हम तो पानी डाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो खुद बदल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा? क्लियर? तो भाई ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीजेस। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, मान लो मैंने लिया HCl, NaCl लिया, HCl तो कुछ फॉर्म में ही होता है, हमने लिया NaCl, पता चला स्ट्रॉन्ग है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा। आपका शुरू में हमने कितना लिया? शुरू में हमने लिया भाई 100 आयंस, 100 मोल्स लिए, तो पता चला शुरू में आपके 95 मोल्स Na पॉजिटिव, 95 Cl नेगेटिव, 5 बच गए। थोड़ा सा पानी डाला, 5 और आ गए, कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, खत्म। अब आप और पानी डालोगे तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, केवल क्या बढ़ेगी? मोबिलिटी। तो ओवरऑल तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ओवरऑल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन किस कारण से आगे बढ़ेगा? बाद में फैक्टर्स कौन होगा जो गवर्न करेगा? मोबिलिटी ऑफ आयंस। लेकिन अगर शुरुआत में दोनों को कंपेयर करें हम, तो देखो शुरू में आपका 100 में से यहाँ 7 ही आयंस दे रहे हैं 95, तो शुरू में इतनी ज्यादा लीड ले गया कि अगर बराबर हम कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक में, तो यहाँ करंट कैरियर इतने ज्यादा है जो वीक से बहुत ज्यादा गुना है। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करें हम मोलर कंडक्टिविटी में और कंसंट्रेशन में, अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या? मोल पर लीटर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, मतलब उधर की तरफ जाना है हमने, तो कंडक्टिविटी को कम करना, इधर बढ़ाना है, तो हमने ये ग्राफ प्लॉट करना है अंडर रूट C के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी का। तो शुरू में देखा तो हमने देखा भाई ये NaCl की कर्व थी, और यहाँ ये शुरू हुआ हमारा एसिटिक एसिड। तो NaCl की देखो पहले इतनी ज्यादा लीड ले रही थी, नंबर ऑफ आयंस वहां ज्यादा थे, करंट कैरियर ज्यादा थे इस जगह। उसके बाद उसके बाद जैसे जैसे डाइल्यूशन किया, यहाँ पे दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 कंडक्टेंस आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भाई शुरू में ही आयंस टूट लिए, तो आयंस का तो फैक्टर खत्म हो गया। अब अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? मोबिलिटी के कारण बढ़ेगा। तो आमतौर पे एक जो जनरल कर्व बनती है बिना नाम के इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कर्व होती है उसको हम क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। किससे? वीक से। ये वीक की बनेगी। अगर स्पेसिफिक है तो वो डिपेंड करता है, कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट वीक भी ऐसे हैं कि उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो जाती है, तो हम जनरल पढ़ना है हमने। अब यहाँ पे चेंज क्या इंटरप्रेट करें इसको, तो देखेंगे कि भाई वीक और स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो देखो चेंज कितना आया हमारे पास। इसका जो चेंज आया हमारे पास वो क्या आया है? देखो ये यहां से लेके यहां तक, इसमें इतना चेंज आया वीक वाले में, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले में इतना चेंज आया। स्ट्रॉन्ग वाला ऑलरेडी इतना है, तो जो चेंज है वो वीक में ज्यादा आता है, क्योंकि हर डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और हर डाइल्यूशन पे क्या बढ़ता है? मोबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में केवल और केवल क्या बढ़ रही है? मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ रही है। क्लियर?
So what is the effect of dilution on strong electrolyte? Increase with the dilution. What is the effect of dilution on weak electrolyte? Conductance increase with the dilution. But in case of strong electrolyte, the factors governing the increase in conductance is mobility. In case of weak electrolyte, number of ions as well as mobility both responsible for the growth in the conductance. ठीक है, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन स्ट्रॉन्ग वीक पे क्लियर. इसको डील करते हैं डीबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट सी. वो ग्राफ है, अभी एक आगे आएगी स्लाइड, उसमें हम दिखा देंगे. बाकी वो इक्वेशन जो है हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का ही है. चलो अब दूसरा पढ़ते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द, बोल क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ठीक है, पहली मैं डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने आप कर लेना. ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. मान लो 1 यूनिट हमने कर दी ये यहां तक. ठीक है भाई, इसमें मैंने ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, मैंने एक्स अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. तो इसका जो भी कंडक्टेंस होगा उसको क्या नाम देंगे हम, कप्पा. वो कप्पा हो गई. अब मैं कह रहा हूं मैंने इसमें पानी डाला, मैंने इसको क्या किया, डाइल्यूट किया, पानी डाला. मान लो एक्स की मात्रा हो या 40 आयंस घूम रहे हो. मैंने एक्स थोड़ी देर के लिए मान लेते, कुछ होगा कुछ भी होगा, 40 मान. अब जब मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको डाइल्यूट किया, तो जब मैंने डाइल्यूट किया होगा इसको, तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा, है ना. मैंने पानी यहां तक भर दिया, अब पानी डाल रहा है. अब मैं कह रहा हूं इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालो. हम कहेंगे इस सॉल्यूशन की निकालनी है, तो कहेंगे भाई सॉल्यूशन की तो हमें मतलब नहीं है, कंडक्टिविटी का मतलब है 1 यूनिट वॉल्यूम. मैं एक और बीकर लाऊंगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 यूनिट स्क्वायर, और इसकी लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट. मैं इसमें से इतना पानी यहाँ इतना इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ट्रांसफर करूंगा जो इसको भर दे. मान लो ये वॉल्यूम 1 लीटर था, मैंने 2 लीटर कर दिया, तो इसमें से 1 लीटर मैंने निकाल लिया. अब सोच के बताओ ये जो 1 लीटर निकला होगा यहाँ, इसमें कितने आयंस आए होंगे भाई. पहले 1 लीटर था, मैंने 2 लीटर बना दिया पानी डाल के, और उसको फिर आधे को उधर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ तो कंडक्टिविटी नहीं निकलेगी. कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया इसमें से आधा. अब कितने आयंस आए होंगे, आधे मतलब 20. 40 थे तो कितने आए, 20 आए. अब बताओ पहला केस जब इतने में 40 आयंस थे, फिर मैंने पानी डाल के इसको डाइल्यूट करके दुगुना कर दिया. अब कंडक्टिविटी निकाले तो 20 आयंस हो गए, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, डिक्रीज होगी. कारण क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. तो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. ये बात समझ में आई, क्लियर. चलो वापस आते हैं. अब भाई मैंने क्या किया, दूसरा केस लिया कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन लेंथ फिक्स नहीं की है. ये 1 यूनिट कर दिया, ये 1 यूनिट स्क्वायर, इसमें मैंने 1 मोल डाल दिया, 1 मोल डाल दिया, और पहले था वॉल्यूम ये एल लेंथ कुछ भी. अब मैंने इसमें पानी डाला, और अब इस जो हमारा बीकर था इसकी लेंथ जो थी वो मैंने अब इतनी बढ़ा दी, इसमें इतना पानी डाल दिया. अमाउंट अब भी क्या है, 1 मोल, और ये अब भी क्या है, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, अगर 1 मोल है तो मोलर कंडक्टिविटी है ये, या फिर क्या है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूंगा तो दोनों एक ही साथ चलेगी. मैंने पानी डाला इसमें, तो इसकी कंडक्टेंस कुछ चेंज हुई होगी, जरूर चेंज हुई होगी, लेकिन कंडक्टेंस पे तब आएंगे. मुझे बताओ जो पानी डालने से क्या ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, अब है क्यों. मोलर कंडक्टिविटी कंडीशन क्या है, ये यूनिट एरिया होनी चाहिए और 1 मोल होना चाहिए. तो हम निकाल थोड़ी रहे कुछ, मोल तो वही है. हाँ, लेकिन हमने जब पानी डाला तो हमने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मोबिलिटी बढ़ गई. आयंस तो अब भी फिक्स है, क्या बढ़ गई, मोबिलिटी ऑफ द आयंस. तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज. तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज मोबिलिटी ऑफ द आयंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. यहां नंबर ऑफ आयंस फिक्स कर दिए हमने ऑलरेडी, चाहे वो वीक हो स्ट्रॉन्ग हो. वीक और स्ट्रॉन्ग में ऐसा ही होगा क्या भाई, स्ट्रॉन्ग है तो भी बढ़ेगी, वीक है तो भी बढ़ेगी. देखो स्ट्रॉन्ग में मोबिलिटी तो दोनों में बढ़ रही है, वीक में थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आयंस भी बढ़ेंगे लेकिन घटेगी नहीं, क्योंकि हमने इंक्रीज और डिक्रीज में आंसर करना है, तो कोई सा भी हो इंक्रीज ही होगी. समझ में हो जाएगा. चलो देखो, तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था. तीसरे टॉपिक को फटाफट क्लियर करें, खत्म करें. कितनी मिनट की होगी देखना,
35 की, बस 10 मिनट में हम खत्म करें। एक क्वेश्चन देख लो। हाँ ये देखो, हमने ये पहले टॉपिक लास्ट में करना था, पहले कर दिया, ठीक है। ये तो हम कोलरोस लॉ के बाद करेंगे, या उसका पहले एसिटिक एसिड, ये उसका है। ये केवल देखो यहाँ ये देखना है तुमने, इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। ये ग्राफ था जिसकी हम बात कर रहे थे, ज्यादा बड़ा हो गया। पहले तो इस ग्राफ को देखो, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इस पे ग्राफ आया नहीं है, वो लाइन आई नहीं है, वो यहां से शुरू होगी और इधर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ग्राफ दिख रहा है किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट C मोल पर लीटर। और यहाँ पे आपको यूनिट दिख रही है मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। कर्व जो है इसमें ये दिखा रखे, मेरा ये मानना है थोड़ा सा इस स्लोप को थोड़ा सा इतना शार्प ना करें, ठीक है, इतना शार्प नहीं करना है। ये शार्प स्लोप कुछ और इंडिकेट कर रहा है, इसका अगर इंटरप्रिटेशन करोगे तो कांस्टेंट होकर फिर ये इस तरह से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे डाइल्यूशन शुरू करोगे वहीं से नंबर ऑफ आयंस का डिसोसिएशन बढ़ना शुरू हो जाता है, इतनी शार्प नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, हमने क्वेश्चन पे बात करें। द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी दी मतलब क्या दिया है, कप्पा। कंडक्टिविटी अकेली कही जाए या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाए तो उसको ही क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा दे दिया, मोलर कंडक्टिविटी पूछे, सीधा फॉर्मूला था क्या था, कप्पा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी, ठीक है। तो सीधा दे रखा है भाई आपको, गिवन कप्पा आपको दी हुई है, और कप्पा अगर दी हुई है तो देखो ये वैल्यू है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है, व्हाट इज सी, कंसंट्रेशन। कंफ्यूज मत होना, उसकी यूनिट वही रहेगी, नाम बदल जाएगा, मोलर आ जाए, मोल आ जाए, लीटर मीटर कुछ भी आ जाए। कंसंट्रेशन दिए 0.20 मोलर, फॉर्मूले में सीधा पुट करना है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय सी, व्हाट इज सी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन। अब भाई इसमें देख लो वैल्यू पुट की, ये डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर 124। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कहां से बनेगा, या तो फैराडे लॉ का बनेगा, या फिर यहां से बनेगा, या फिर आगे कोलरोस लॉ करेंगे वहां से बनेंगे। 3 ही टॉपिक बनते हैं। ई नोट सेल का कभी कभार आ जाता है क्योंकि वो नष्ट इक्वेशन के साथ कनेक्ट है, तो वहां से पूछा जाए। तो ये छोटे क्वेश्चन आपसे करंट पूछ ले, है ना, वो फैराडे लॉ से पूछेगा आपसे। अभी इससे पहले हमने इक्विवेलेंट पढ़ा है, मुश्किल सवाल आया तो इक्विवेलेंट में आएगा, अदरवाइज मोलर से ही आता है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमारे सिलेबस में होती है तो जरूर वहां से आता है। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं थ्योरी में। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्या है, देखो कोलरोस लॉ है पर इसमें तो, हाँ इसको फिर करेंगे, दूसरा लॉ पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, उसके बाद 2-3 सवाल हमने करने। देखो कोलरोस लॉ, कोलरोस लॉ, पहली चीज भाई, आमतौर पे अगर इसके बारे में पूछा जाता है, जो कॉमन मिस्टेक करते हो वो इसकी स्पेलिंग की करते हो, तो अगर लॉ पे आता है राइट ए शॉर्ट नोट तो क्वेश्चन पेपर को देख लेना, उससे देगा, अपनी तरफ से कोलरोस का नाम मत बिगाड़ना, क्योंकि हेडिंग में टीचर को आता है और वो पकड़ लेगा। या तो याद कर लेना, KOHLAURSCHS अपोस्ट्रोफी लगा, कोलरोस लॉ क्या करता है, ये बात करता है भाई कंडक्टिविटी, कौन सी वाली, मोलर वाली, क्योंकि दूसरी कंडक्टिविटी तो फिक्स होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। आमतौर पे एक भ्रम रहता है हमारे में कि भाई ये वीक के लिए या स्ट्रॉन्ग के लिए, बेसिकली दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर वीक के लिए पढ़ेंगे क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनका ही जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग में तो 100% डिसोसिएशन जल्दी हो जाता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर तो वही रहेगा। अब देखो क्या कहता है कोलरोस लॉ, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है भाई ए बी, ध्यान सुना, मैं दोनों तीनों कंडीशन बता दूंगा। ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे टूटेगा, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। तो बोले भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना कंडक्टेंस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो पढ़ेंगे कैसे, मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी विल बी द सम ऑफ molar conductivity at infinite dilution of its cation and molar conductivity at infinite dilution of its anion। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है AB हो, AB तो हो गया भाई NaCl, AB हो गया HCl, बोला भाई मेरे पास आ जाए MgCl2, अब क्या करूं, ये तो AB नहीं है, ये तो AB2 हो गया। तो उन्होंने कहा भाई AB2 नहीं रखो, अब रखो AXBY। बोले इससे क्या होगा, बोला इससे होगा A की जो संख्या है वो यहां आ जाएगी और B की संख्या यहां चली जाएगी। समझ में आया कि जो हमारे टूटेंगे आयंस डिसोशिएट होकर उनकी जो संख्या होगी, भाई सीधी सी बात है, एक आयन कुछ कंडक्टेंस कर रहा है, 2 होंगे तो दुगुना करेगा, 3 होंगे 3 गुना करेगा, तो हमने उनको कोफिशिएंट में ले लेना, तो कंफ्यूज नहीं होना। कोलरोस लॉ की स्टेटमेंट क्या बनेगी,
molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte is the sum of the molar conductivity at infinite dilution of its cation and its anion at infinite dilution की बात करते हैं। बोले काम क्या आया हमारे, काम क्या आया कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर पता है निकाल सकते हैं आसानी से, उसका यूज करके हम वीक का बिना पानी डाले ही निकाल सकते हैं। अब एसिटिक एसिड में कितना पानी डाला हमें कब पता चलेगा कि ये पूरा हो गया, हम 2 स्ट्रॉन्ग उठाएंगे, मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, हमें एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है बशर्ते आपकी अप्रोच सही हो। मैं एक बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में भी और जो आया भी हुआ है, आपसे क्वेश्चन दिया होता बिना किसी डेटा के, केवल कोलोरेडोल सिर्फ अप्लाई करना है। फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2O। पानी की निकाली अभी, कुछ भी नहीं दिया, केवल इतनी स्टेटमेंट थी। अब कोलरोस लॉ जिसने पढ़ा था वो कर सकता है। कोलरोस लॉ क्या कहता है, कोलरोस लॉ कहता है कि पानी की निकालनी है ना, कोई बात नहीं निकाल देंगे। इसको डिकोड करो कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर क्या बनेगी भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ O2 नेगेटिव, या तो ये बनेगी। लेकिन कौन ऑक्साइड आयन को कौन ढूंढेगा, पानी में ऑक्साइड थोड़ी होता है, पानी में आयन कैसे टूटते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, ऑक्साइड नहीं बनाने हैं। क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बोला अगर हमें किसी तरह से ये मिल जाए निकाल देंगे हम। तो बोले भाई H2O कैसे बनता है, अब H2O बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन 10वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं एक न्यूट्रलाइजेशन नाम की रिएक्शन होती है कि भाई एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। देखो इसी से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आपको ये चाहिए ये मिल गया। ठीक है, हम लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखना शुरू करेंगे कि भाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl क्या होगी भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, इक्वेशन 1। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, NaCl, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। और भाई चौथी हमें चाहिए क्या, ऊपर वाली। तो कोलरोस लॉ का कोई भी सवाल हो ये 4 काम करने हैं। एक अननोन होगी उसको पहले लिख लो जो पूछ रहा है, 3 नॉन होगी उनको लिख लो। आपको क्या करना है, अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको, मान लो ये x है, ये y है, ये z है। आपको कुछ नहीं करना, इनको देखना ही नहीं, आपको यहाँ देखना, आपको क्या चाहिए H पॉजिटिव और OH। ढूंढो कहाँ है, यहाँ है तो ये इक्वेशन हमारे काम की है, यहाँ है ये हमारे काम की, ये है कुछ काम की, ये है कुछ काम का, ये है कुछ काम का, और ये दोनों भी नहीं है। तो जहां हमारे काम की चीज है उनको जोड़ दो, बाकी देखना ही नहीं, जो बच्चे उसको घटा दो, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो हो ही जाएगा। इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1 और 2 को तो हम ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2O क्या आ जाएगी, x प्लस y माइनस z। दिस इज द आंसर, दिस इज द कोलरोस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है, देखो क्या है एप्लीकेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, वो कर सकते हैं हम। एक क्या आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है ना, अल्फा निकाल सकते हैं इससे हम, 2 आपके न्यूमेरिकल दिखाएंगे। उसके अलावा जो स्पायरली सोल्यूबल सॉल्ट है उनकी हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हमारे काम के इसमें अल्फा है और ये वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो जो इधर था हमने छोड़ दिया था, कहां गया ये, देखो भाई स्टेटमेंट है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। प्रीवियस ईयर उठाओगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में कोलरोस लॉ के और कंडक्टिविटी के, वो ही बार बार आते हैं, सेम स्टेटमेंट। कैलकुलेट, देखो द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड, मतलब ये क्या दिया है मुझे बताओ बस, क्या है ये, कैसे पता चला, कंडक्टिविटी। दूसरी यूनिट, यूनिट भी आप जान दे सकते हो। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इतना 0, ये क्या लिखा है, यहाँ था ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। क्या निकालता है ये, अल्फा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप ध्यान से देखोगे तो किस पे कंसंट्रेशन को दे रखी है आपको,
इनफाइनाइट पे हम निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। अब क्या है हमारे पास, ये कप्पा है भाई, दे रखी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते, कप्पा बाय सी। अब 1000 से गुणा क्यों नहीं किया, कर रखा है, इधर नहीं किया, यहाँ किया, सी लिखी इसलिए नहीं किया, यहाँ कर रखा है। सी का मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, स्पेसिफाई नहीं है, वो 1000 से मोलरिटी के रिस्पेक्ट में ही करना है बस, ठीक है। तो ये यहाँ कर दिया 1000 से गुणा, देखो कप्पा 1000 बाय एम, आ गया आंसर। कैलकुलेशन दिखेगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये दे रखी है, दोनों का रेशियो लेके आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ये कर सकते हो। और भी क्वेश्चन थे ना हमारे पास, हाँ एक क्वेश्चन ये था बहुत बढ़िया, फिर खत्म कर रहे हैं। ये देखो देखो कोलरॉस का है प्योर आयनिक कंडक्टेंसेज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। आपको दिया हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का ऑल थ्राइस, उसकी हमें दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव का दे रखा है 189 और आपका दे रखा है SO4 2 नेगेटिव 160। कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करना है। एक इलेक्ट्रोलाइट है, ए भी इलेक्ट्रोलाइट था, ए के आयंस दे रखे हैं, बी के बारे में दे रखी है, बोला इसकी निकालो, क्या कर रहे हैं, जोड़ना है। और क्या करना है, कैसे जोड़ना है, जितने आयंस में वो टूटेगा उनसे गुणा करके। तो भाई एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटता है, Al2SO4 कैसे टूटेगा, ट्वाइस Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, ये कैसा होता है, ये। तो भाई सल्फेट को किससे गुणा करना है, 3 से, इसको किससे करना है, 2 से। लेकिन एक और समस्या है, वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालिए एक के। अब एक के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे इसकी कॉन्फिशिएंट आपका 1 हो जाए। समझ में आ रहा है। तो भाई देखो ये इनफाइनाइट है, देखो यहाँ पे हम नॉट यूज कर रहे हैं इनफाइनाइट है, कुछ भी कर सकते हो। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, उसके 3 है, इसके 2 है, आप इसको 2 और 3 कर सकते हो, बात वही है, डिवाइड किया है 1 के रिस्पेक्ट में। तो 189 दे रखा है, 160 दे रखा है, दोनों बस आंसर खत्म। तो मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किसका आया है, पूरे का बराबर करके। ये किसका था, 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट लगाया है कि एक आयन 1/3 वो रहेगा, 1/2 वो रहेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल एक पूरा, ठीक है। एक और देख लो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये है CH3COH, कैसे निकालेंगे इसकी, हमने एक और लिया CH3CON और HCl, ये इसका नाम है सोडियम एसीटेट, आपको लिख के मिलेगा सोडियम एसीटेट। कैसे टूटेगा, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl ऐसे। बताओ इन पे कौन सा ऑपरेशन लगाए कि हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाए। तो देखो हमें एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, इनको ऐड करेंगे, जो बचेगा उसको घटाओ, खत्म। तो कोलरोस लो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल इसके सबसे ही आसान है, जैसा 11th में एस लो होता था ना वैसे ही है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो भाई कितनी देर की होगी, ठीक है। तो आज की हम खत्म करते हैं, एक बार हमारे सभी आधे से ज्यादा भारत के दर्शन करा दो, ठीक है। तो हमारी क्लास में देखो भाई आधे से ज्यादा भारत के दर्शन अभी यही कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हमारे 12वीं क्लास के छात्र कौशलेंद्र के बाद आदिश, उधर से आप देखोगे, उसके बाद क्रिश के बाद हमारे पास दक्ष, अमन, उसके बाद विवेक, इधर हमारे पास ये आ गया है हर्ष के आगे बैठा ये हर्ष है, फिर हमारे पास है आयुष, निखिल, और निखिल के बाद सूरज, और ये कैमरामैन को कौन दिखाया अभी ये है श्वेतांग, अरे दिखाओ इसको, देखो ये श्वेतांग है। ये हमारी क्लास है बैच ऑफ 2025। चलो।